कभी सोचा है कि भारत में पुलिस की वर्दी, उनका ढांचा और जनता के साथ उनका बर्ताव, ये सब ऐसा क्यों है? हम्म मतलब जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में सेवा से पहले बल या फोर्स शब्द क्यों आता है? इसकी इसकी जड़ें कहाँ हैं? और ये जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ बेहतरीन हिस्टोरिकल एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें प्राचीन भारत के दंड सिस्टम से लेकर अच्छा। मुगलों के थानेदार और फिर ब्रिटिश राज के बनाए पुलिस एक्ट तक के सफर पे ले जाएंगे। परफेक्ट। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि भारतीय पुलिस को एक फोर्स के रूप में क्यों डिजाइन किया गया, सर्विस के रूप में क्यों नहीं। बिल्कुल। और 160 साल पुरानी ये विरासत आज भी हमारे सिस्टम को कैसे चला रही है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ब्रिटिशों के आने से सदियों पहले भारत में लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम कैसा था? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि भारत में पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था। अगर हम प्राचीन भारत में जाएं, तो शासन दो चीजों पर आधारित था: धर्म यानी कर्तव्य और दंड यानी सजा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो मौर्य और गुप्त काल की एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पुलिस व्यवस्था का जिक्र मिलता है। मतलब ये कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है। एग्जैक्टली और मुगल काल में तो ये स्ट्रक्चर और भी ज्यादा साफ हो गया। उन्होंने एक 3 स्तरीय सिस्टम बनाया था। 3 स्तरीय? हाँ, प्रांत का मुखिया होता था सूबेदार, जिले का मुखिया फौजदार और लोकल पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता था थानेदार। थानेदार, ये शब्द तो आज भी हमारी रगों में बसा है। थाना और थानेदार, ये तो आज भी हमारे पुलिस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट है। हाँ तो ये विरासत हमें मुगलों से मिली है। हाँ, ये ढांचा हमें मुगलों से मिला और यही वो सिस्टम था जो अंग्रेजों को भारत आने पर विरासत में मिला। उन्होंने इसे खत्म नहीं किया बल्कि इसी के ऊपर अपनी इमारत खड़ी की। ओके, यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो कोई सरकार चलाने नहीं आई थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। सही। उनका एक ही मकसद था, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो कानून व्यवस्था के लिए वो अपनी सेना का ही इस्तेमाल करते थे। उनके पास कोई अलग से सिविलियन पुलिस नहीं थी। बिल्कुल, उनका नजरिया पूरी तरह कमर्शियल था। जनता की सुरक्षा उनकी प्रायोरिटी थी ही नहीं, अपने माल और गोदामों की सुरक्षा थी। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया। 1843 में सिंध के गवर्नर सर चार्ल्स नेपियर ने भारत में पहली बार एक प्रॉपर सिविलियन पुलिस सिस्टम बनाया। शायद इसीलिए उन्हें भारतीय पुलिस प्रणाली का जनक भी कहते हैं। हाँ, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पूरी कहानी तय हो गई। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशों के पास पुलिस के दो बिल्कुल अलग मतलब जमीन आसमान के फर्क वाले मॉडल्स मौजूद थे, जिनमें से वो चुन सकते थे। अच्छा, तो उनके पास एक ऑप्शन था। ये दो मॉडल कौन से थे? पहला था लंदन का मशहूर मेट्रोपॉलिटन बॉबी सिस्टम। इसे 1829 में सर रॉबर्ट पील ने बनाया था और इसका कोर प्रिंसिपल था, पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, मतलब पुलिस जनता से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक सेवा थी, बल नहीं। पुलिस निहत्थी होती थी, डंडे के जोर पर नहीं बल्कि जनता के भरोसे और इज्जत पर काम करती थी। पुलिसिंग बाय कंसेंट। बाय कंसेंट। आज दुनिया के ज्यादातर वेस्टर्न डेवलप्ड देशों ने इसी मॉडल को अपनाया है। तो ये तो हुआ एक सर्विस ओरिएंटेड मॉडल। दूसरा क्या था? मुझे अंदाजा है कि वो इससे बहुत अलग होगा। पर आयरलैंड में ब्रिटिश शासन का विरोध कर रही आबादी को कुचलने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ओह, तो ये मॉडल सेवा के लिए नहीं बल्कि विद्रोह को दबाने के लिए बना था। प्रिसाइजली। इसका सिद्धांत था, पुलिस एक बल है, सेवा नहीं। ये पूरी तरह से सेना की मॉडल पर आधारित थी, हथियारों से लैस। इसका मोटो था, अपने अधिकारियों के प्रति अटूट आज्ञाकारिता। इसका एकमात्र मकसद था जनता पर सख्त नियंत्रण रखना, डर पैदा करना। तो एक तरफ जनता के भरोसे पर बना बॉबी मॉडल और दूसरी तरफ जनता पर शासन करने के लिए बना आयरिश मॉडल। और भारत के लिए नेपियर ने चुना आयरिश मॉडल, बिना किसी हिचकिचाहट के। क्योंकि उनका लक्ष्य भारत की विशाल आबादी पर नियंत्रण करना था, उनकी सेवा करना नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत को ऐसी पुलिस चाहिए जो मिलिट्री की तरह संगठित हो। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ, उसने तो इस सोच को और भी पक्का कर दिया होगा। 1857 के विद्रोह ने इस फैसले पर आखिरी मुहर लगा दी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो उन्हें पूरे देश में एक ऐसी ही मजबूत, केंद्रीकृत और दमनकारी पुलिस प्रणाली चाहिए होगी। और नतीजा भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 पास किया गया और पूरे भारत में उसी आयरिश मॉडल को लागू कर दिया गया।
तो आज की पुलिस व्यवस्था की नींव एक ऐसे कानून और एक ऐसे मॉडल पर रखी गई है जिसका मकसद ही सेवा नहीं बल्कि नियंत्रण था। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यही वो ब्रिटिश विरासत या लेगेसीज है जो आज भी हमारे सिस्टम के डीएनए में मौजूद है। अच्छा। इन्हें हम 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। पहला, पुलिस का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, वो कौन से लॉज फॉलो करती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उसकी कल्चर और मेंटालिटी कैसी है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये ढांचा यानी पुलिस का पूरा हार्डवेयर ही औपनिवेशिक है। हाँ, सबसे पहली स्ट्रक्चरल लेगेसी ये है कि अंग्रेजों ने पुलिस को एक प्रांतीय यानी स्टेट सब्जेक्ट बना दिया, जो आज भी संविधान में कायम है। ओके। दूसरी चीज, जिला स्तर पर उन्होंने दोहरा नियंत्रण यानी डुअल कंट्रोल का सिस्टम बनाया। डुअल कंट्रोल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिले की पुलिस का मुखिया यानी एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के जनरल कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब एक आईपीएस अफसर एक आईएएस अफसर के मातहत। हाँ, ये व्यवस्था आज भी वैसी ही है और अक्सर दोनों के बीच पावर टसल का कारण बनती है। और सबसे जरूरी स्ट्रक्चरल लेगेसी क्या है? पिरामिड संरचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने जानबूझकर एक ऐसा ढांचा बनाया जिसका बेस बहुत चौड़ा था और टॉप बहुत ही छोटा और नुकीला। सारी पावर टॉप पर बैठे मुट्ठी भर ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में थी और नीचे काम कर रहे हजारों भारतीय सिपाहियों को बिल्कुल शक्तिहीन रखा गया था। ऐसा क्यों? डर था कि अगर निचले स्तर पर शक्ति दी तो वो फिर से 1857 जैसा कोई विद्रोह कर देंगे। एग्जैक्टली। मकसद था कि वो कभी एकजुट होकर चुनौती ना दे सकें। और ये पिरामिड आज भी मौजूद है। अच्छा। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज भी हमारे देश की लगभग 87% पुलिस फोर्स हेड कांस्टेबल और उससे नीचे के पदों पर है। 87%? हाँ, वहीं टॉप मैनेजमेंट यानी डीएसपी और उससे ऊपर के अधिकारी पूरी फोर्स का 1% से भी कम है। तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम एक विशाल शक्तिहीन आधार पर टिका है जिसे एक बहुत छोटी शक्तिशाली एलीट कंट्रोल करती है। सही। इस ढांचे में तो पहल या सेवा की भावना पनप ही नहीं सकती, सिर्फ ऊपर से आए आदेशों का पालन हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। द सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर ओबीडियंस, नॉट फॉर इनिशिएटिव। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। वो कानून और नियम जिनसे पुलिस चलती है, क्या वो भी उसी दौर के हैं? हाँ, और यहीं से संस्थागत विरासत यानी इंस्टीट्यूशनल लेगेसीज की बात शुरू होती है। आज भी हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था की बुनियाद भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 पर ही टिकी है। 160 साल से भी ज्यादा पुराना कानून। हाँ, आप सोचिए, वो आज भी हमारी पुलिस को गवर्न कर रहा है। लेकिन कई राज्यों ने तो अपने नए पुलिस एक्ट बना लिए हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनका सार, उनकी आत्मा 1861 के कानून की ही कॉपी पेस्ट है। और सिर्फ यही कानून नहीं, इंडियन पीनल कोड 1862, एविडेंस एक्ट 1872, ये सब ब्रिटिश काल के कानून हैं जो आज भी पुलिस के कामकाज का आधार है। क्या 1861 के एक्ट में कोई ऐसी खास धारा है जो पुलिस को एक बल के तौर पर परिभाषित करती है? हाँ, इसकी धारा 23 ये पुलिस की ड्यूटीज बताती है। इसमें साफ लिखा है कि पुलिस का कर्तव्य है सभी आदेशों का पालन करना और व्यवस्था बनाए रखना। व्यवस्था बनाए रखना? हाँ, आप ध्यान दीजिए, इस पूरी धारा में कहीं भी जनता की सेवा या टू सर्व द पब्लिक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। कानून की नींव ही आज्ञा पालन पर रखी गई है, सेवा पर नहीं। वाओ, ये तो कानून में ही लिखा है। तो हार्डवेयर औपनिवेशिक, सॉफ्टवेयर औपनिवेशिक, इसका असर पुलिस की कल्चर पे क्या पड़ता है जो हमें और आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है? और यही तीसरी और सबसे गहरी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल लेगेसीज। सबसे पहले आता है अभिजात्य वर्ग या एलिटिज्म। एलिटिज्म? हाँ, ब्रिटिश अधिकारी अपने भारतीय मातहतों को नौकर समझते थे। दुर्भाग्य से वो साहब वाली मेंटालिटी आज भी सिस्टम में कहीं ना कहीं जिंदा है। हम आज भी सुनते हैं कि कैसे कुछ वरिष्ठ अधिकारी सिपाहियों से अपने निजी घरेलू काम तक करवाते हैं। और जनता के साथ व्यवहार में भी एक शाही सामंती रवैया दिखता है। थाने में जाने से आज भी आम आदमी डरता है। बिल्कुल, वो मुगल और ब्रिटिश काल का ही हैंगओवर है। इसके अलावा 1861 के कानून का दुरुपयोग भी एक विरासत है, जैसे धारा 30। धारा 30, हाँ, जो पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर पूरी तरह से डिस्क्रेशनरी पावर देती है। जब भी हम सुनते हैं कि किसी विरोध प्रदर्शन को इजाजत नहीं मिली,
तो अक्सर इसी 1600 साल पुराने कानून की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा होता है। कोई और दिलचस्प उदाहरण? एक और है धारा 44, जो हर पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी या जीडी रखना अनिवार्य बनाती है। जीडी, हाँ। अंग्रेजों ने ये नियम असल में अपने ही भारतीय कांस्टेबलों पर कड़ी नजर रखने और जासूसी करने के लिए बनाया था। उन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं था। अच्छा, सिस्टम में बसा ये अविश्वास आज भी कहीं ना कहीं कायम है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। क्या सब कुछ वैसा ही है या कुछ बदल भी रहा है? कोई उम्मीद की किरण है? हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला। हाल के सालों में नागरिक पुलिसिंग यानी सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग की दिशा में एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है। छोटे छोटे ही सही पर कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का है। उन्होंने एक फेसबुक पेज शुरू किया जहां कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के सबूत जैसे फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकता है। अच्छा, क्राउडसोर्सिंग। हाँ, और पुलिस उन सबूतों के आधार पर चालान करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह से खुद पुलिस अधिकारियों और वीआईपीज के भी चालान हुए हैं। ये जनता और पुलिस के बीच भरोसे का एक नया पुल बना रहा है। ये वाकई एक अच्छा कदम है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि आज भारत में पुलिस के दो मुख्य ढांचे कौन से हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, आईजी सिस्टम और कमिश्नर सिस्टम। इनमें क्या फर्क है? मोटे तौर पर ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है आईजी सिस्टम। ये ज्यादातर ग्रामीण और सामान्य जिलों में लागू होता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है वही दोहरा नियंत्रण, डुअल कंट्रोल, यानी जिले का एसपी जिला मजिस्ट्रेट डीएम के अधीन काम करता है। और दूसरा कमिश्नर सिस्टम, जो बड़े शहरों में होता है। हाँ, कमिश्नर सिस्टम या कमिश्नरेट प्रणाली बड़े मेट्रो शहरों के लिए है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें दोहरा नियंत्रण नहीं होता। अच्छा, नो ड्यूअल कंट्रोल। पुलिस किसी डीएम के अधीन नहीं होती, बल्कि सीधे राज्य के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कमिश्नर सिस्टम में पुलिस ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट होती है? बिल्कुल। लाइसेंस जारी करने, परमिट देने जैसी कई मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो आईजी सिस्टम में डीएम के पास होती है, वो कमिश्नर सिस्टम में सीधे पुलिस कमिश्नर के पास आ जाती है। ओके। इससे वो फैसले तेजी से ले सकते हैं और ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। इसीलिए बड़े शहरों की कॉम्प्लेक्स लॉ एंड ऑर्डर की जरूरतों के लिए इसे बेहतर माना जाता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समझूं, भारत की पुलिस व्यवस्था एक दोहरी विरासत पर खड़ी है। मुगलों से हमें थाना और थानेदार का ढांचा मिला, और ब्रिटिशों से एक ऐसा आयरिश मॉडल मिला जिसका मूल मकसद ही जनता पर नियंत्रण करना था, सेवा करना नहीं। एकदम सही सारांश है, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आज भी पुलिस और जनता के रिश्ते को तय करता है। जब तक 1861 का कानून और उसकी मानसिकता हमारी व्यवस्था की नींव में रहेगी, तब तक पुलिस असल में शासकों के प्रति जवाबदेह बनी रहेगी, जनता के प्रति नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम आज पुलिस सुधार या पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो हम सिर्फ आज की समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार या क्रूरता से नहीं लड़ रहे होते, नहीं, बल्कि हम 100-60 साल से भी ज्यादा पुरानी एक गहरी और जटिल विरासत से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल। ये लड़ाई सिर्फ वर्तमान से नहीं, बल्कि इतिहास से भी है। इस पूरे कॉलोनियल स्ट्रक्चर को बदलने की लड़ाई है। तो चलिए श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने नियंत्रण और दमन के लिए बनाए गए आयरिश मॉडल के बजाय जनता के विश्वास पर आधारित लंदन बॉबी मॉडल को भारत में लागू किया होता, तो आज भारत में पुलिस और नागरिकों के बीच का रिश्ता कैसा होता?